प्रदूषण के ऊपर रोक लगानी चाहिए थी, वो पूरी दुनिया लगा नहीं सकी और उसके कारण हमारा जो जलवायु है वो बदलता जा रहा है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल करिए, ज़्यादा प्रदूषण करिए, ज़्यादा उद्योग लगाइए, जो भी करना है आप करिए, मगर जलवायु परिवर्तन को छोड़िए। ये सवाल नहीं है मेरे लिए। वो तो अमीर हैं, कुछ हद तक बच भी सकते हैं, मगर कुछ हद तक अमीर होता है, वो तो बोतल बंद पानी पी लेगा, वो अपनी हवा साफ कर लेगा, वो अपने घर बना लेगा, वो इंश्योरेंस कर लेगा, मगर गरीब क्या करेगा? स्ट्रक्चर ही इतना कमज़ोर है कि शहर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है हो ही नहीं पाती। आप इसको तय कर दीजिए किसकी जवाबदेही, आप और मुझे क्या लेना देना कि मेयर है कि कमिश्नर है, मगर वो शहरीकरण का जो ढांचा और जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है उसके बारे में आज भी तय नहीं है कि क्या करेंगे। मैं आपसे सही बताऊं, मुझे बहुत दुख होता है, ठीक है, मैंने पूरी अपनी जिंदगी लगा दी। ट्रंप बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि मुझे यूक्रेन से क्या लेना देना, मगर मैंने आपको पैसा जो दिया था मुझे वापस चाहिए। जो मैं आज देख रही हूँ मुझे बहुत चिंता होती है। भारत में जब भी पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण के अधिकारों की बात चलेगी तो एक नाम जरूर आपके जेहन में उभरेगा। पद्मश्री सुनीता नारायण आज हमारे साथ हैं। नीमली में हैं हम, अलवर में एक अनिल अग्रवाल डायलॉग कॉन्फ्रेंस में, और मैम ने हमें समय दिया है। बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मेजर इश्यूज अभी आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा इशू दुनिया के लिए तो जलवायु परिवर्तन है और इसके ऊपर हमारे ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज मौसम बदलता जा रहा है। ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी, वर्षा जब पड़ती है तो ऐसे भयानक तरीके से पड़ती है कि बाढ़ आती है, उसके बाद सूखा होता है। किसान के ऊपर बदलते मौसम का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। पिछले साल हमने गर्मी देखी, किस स्तर पे गर्मी गई, उसके कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। तो एक तो जलवायु परिवर्तन का तो मुद्दा है ही, मगर उससे जुड़े हुए बहुत मुद्दे हैं जो हमारे मुद्दे हैं। पानी का मुद्दा है, पानी की किल्लत का मुद्दा है, क्योंकि जैसे गर्मी बढ़ेगी आपकी पानी की खपत भी बढ़ेगी, आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। क्या समझ है हमारी जिसमें हम पानी को रोक के रख सकें? हम पानी, जो भी गंदा पानी है, निकास का पानी है, उसको हम लोग साफ़ करके फिर से इस्तेमाल कर सकें। हम लोग पानी के प्रति किस तरह से संवेदनशील हो जाएं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आपकी जो रिपोर्ट 2024 की हमने देखी, उसमें यह है कि पिछला जो साल था वो सबसे गर्म था और पिछले 100 सालों में ऐसा नहीं देखा गया। आने वाले सालों को कैसे एनालाइज या कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये पिछला साल आप मान के चलिए 2024 का जो वो एक पूरी दुनिया के लिए जैसे कुछ होता है ना कि आपने अब आप अलग दिशा में हैं, और ये साल सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी, पूरी दुनिया में सबसे बड़े हादसे हुए जलवायु परिवर्तन को लेके। मगर ये इसलिए हुए क्योंकि हमने जो प्रदूषण के ऊपर रोक लगानी चाहिए थी वो पूरी दुनिया लगा नहीं सकी, और उसके कारण हमारा जो जलवायु है वो बदलता जा रहा है। ये ज़्यादा भयानक होगा क्योंकि पूरी दुनिया में, और आप जानते हैं अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए हैं जो ड्रिल बेबी ड्रिल कहते हैं जो बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि मुझे तो जलवायु परिवर्तन से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल करिए, ज़्यादा प्रदूषण करिए, ज़्यादा उद्योग लगाइए, जो भी करना है आप करिए, मगर जलवायु परिवर्तन को छोड़िए। ये सवाल नहीं है मेरे लिए। वो तो अमीर हैं, कुछ हद तक बच भी सकते हैं। जो आपने देखा, वैसे तो आपने देखा कि लॉस एंजलिस में जब अभी आग लगी थी तो उनके अमीर से अमीर लोगों के घर तबाह हो गए थे। प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। मगर बिल्कुल, मगर कुछ हद तक अमीर होता है, वो तो बोतल बंद पानी पी लेगा, वो अपनी हवा साफ कर लेगा, वो अपने घर बना लेगा, वो इंश्योरेंस कर लेगा, मगर गरीब क्या करेगा? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है पूरी दुनिया के ऊपर, क्योंकि जैसे गरीब के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ेगा और वो
उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा तो पलायन बढ़ेगा। जैसे पलायन बढ़ेगा तो पूरे, एक तो विकसित देशों में ही आप जानते हैं कि पलायन को लेके कितना बड़ा सवाल उठा है, मगर दूसरा हमारे देश में भी जहाँ गांव से शहर लोग आते हैं और मजदूरी के लिए आते हैं। मैं वो नहीं कह रही हूँ, जब अपनी सहूलत के लिए आना है वो एक चीज़ होती है, मगर मजबूरी और मजदूरी के लिए जब आना पड़ता है उसके अंदर शहरीकरण का जो मॉडल है उसके ऊपर भी असर पड़ रहा है। यहाँ पर घर नहीं है, पानी नहीं है, हवा साफ नहीं है, और वो दृश्य भी बढ़ता जाएगा। सरकारें एक मॉडल की बात डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब करते थे, पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया। क्या देखते हैं अभी तक नहीं पहुंच पाई गाँव में, क्या कारण लगते हैं? आप तो घूमते हैं, मेरे से ज़्यादा ही घूमते हैं, आप भी जानते हैं कि ज़रूर एक कोशिश रही है। मैं नहीं कहूँगी कि सरकारों की कोशिश नहीं रही है, मगर पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। वही स्कूल, वही कॉलेज, वही लोगों को चाहिए क्या? 3 चीज़ें चाहिए। बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, और बीमार के लिए हॉस्पिटल चाहिए, और मुझे काम के लिए काम चाहिए। 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा लोगों को चाहिए होती है। अभी तक गांव के अंदर वो पूरी तरह से नहीं मिल पा रही हैं। सरकारों की कोशिश ज़रूर है कि आज स्वच्छ भारत की भी है, ग्रामीण स्वच्छ भारत है, जल जीवन मिशन है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है कि वो घर बनाएं लोगों के लिए, हो रहा है। एक कल बात प्रोग्राम में डिस्कस हुआ था कि लोकल बॉडीज़ जो हैं, तो भारत में लोकल बॉडीज़ बिना दांत के शेर जैसी हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है। आप ये देखिए, तो क्या लगता है निचली बॉडी, सरपंच या मेयर, उनको क्यों पावरलेस रखना चाहती है सरकारें? देखिए, मुझे नहीं लगता सरकारें लगना चाह रही हैं, मगर एक प्रायोरिटी नहीं बनी। मैम, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल अमेंडमेंट 72 एंड 73, उस पर लॉ नहीं बना, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बिल्कुल, मैं आप ही की बात पे आ रही हूँ कि एक लॉ बना था जिसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट था कि आपको लोकल बॉडीज़ को ताकत देने की ज़रूरत है। कुछ हद तक ताकत गांव के लोकल बॉडीज़ तक तो ट्रांसफ़र करी भी गई, मगर वो जो इंटेंशन था उसको कहीं पूरा नहीं किया गया। और आज आप सोच लीजिए, ठीक है नहीं किया, मैं पॉलिटिक्स में भी नहीं घुस रही, नहीं किया, मगर आज उसका दुष्प्रभाव देखिए आप। शहर बढ़ते जा रहे हैं, शहर का जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ही इतना कमज़ोर है कि शहर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है हो ही नहीं पाती। पूरी दुनिया में जब मेयर्स मिलते हैं, और मैं देखती हूँ कि शहर के जो मेयर मिलते हैं वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोल पाते हैं कि मैं अपने शहर में ये कर सकती हूँ, मैं अपने शहर में ये कर रहा हूँ, मैं निजी ट्रांसपोर्ट से सामूहिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर जा रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ अपने शहर को। हमारे जब मेयर मिलते हैं तो वो तो यही रोते हैं कि मेरे पास ना तो कोई पैसा है, ना तो कोई ताकत है, मेरा कमिश्नर मुझे कुछ करने नहीं देता, और मेरा कमिश्नर भी कुछ नहीं करता। तो वो ताकत नहीं है, लीडरशिप नहीं है। अगर आज मैं आपसे एक कहूँगी कि ठीक है आपको नहीं बनाना मेयर को, ठीक है, तो आप कमिश्नर को जवाबदेही बनाई करिए, ठीक है, आप इसको तय कर दीजिए किसकी जवाबदेही। आप और मुझे क्या लेना देना कि मेयर है कि कमिश्नर है, दोनों अफसर हैं मेरे मन में तो, ठीक है, मगर मैं चाहती हूँ कि किसकी तो जवाबदेही हो। आप दिल्ली आके देखिए, सड़कें टूटी हुई हैं, सब जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, पानी की सहूलत नहीं है, ट्रैफिक की बुरी हालत है। हमारा शहर नहीं है दिल्ली, ठीक है, किसकी जवाबदेही है उसके अंदर? तो मुझे लगता है ये एक सवाल, सबसे बड़ा जो सवाल है, शहरीकरण होगा इस देश के अंदर और बढ़ेगा, मगर उस शहरीकरण का जो ढांचा और जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है उसके बारे में आज भी तय नहीं है कि क्या करेंगे। और वो पॉलिटिक्स के अंदर घुस गया है कि ये पार्टी होगी या वो आपको और मुझे क्या लेना देना भाई, हमें तो साफ हवा चाहिए। दुनिया के 50 प्रदूषित शहरों में से 80% के आसपास भारत के हैं। अपन बैठे हैं यहाँ जिस जिले में भिवाड़ी आप जानते हैं, पाली आप गए हैं बहुत लंबे समय पहले, परिस्थितियाँ बदली नहीं हैं सुनीता जी?
परिस्थितियाँ बदली नहीं हैं, मगर परिस्थितियाँ और ख़राब होती जा रही हैं, ठीक है। और ये मुझे बहुत दुख होता है, मैं आपसे सही बताऊं, मुझे बहुत दुख होता है, ठीक है। मैंने पूरी अपनी ज़िंदगी लगा दी, ज़िंदगी लगा दी कि कुछ हद तक कुछ बदले, कुछ साफ़ हो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग कहते हैं, देखिए आप दिल्ली जैसे शहर से रहती हैं जहाँ पर इतना प्रदूषण है, और मेरा बिल्कुल बहुत मेरा दिल टूट जाता है सोच के कि इतना काम किया तभी भी कुछ असर नहीं है। और असर इसीलिए नहीं है क्योंकि हम उस स्केल पे काम नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग छोटे काम कर रहे हैं अभी भी, और हम चाह रहे हैं कि बड़ा इम्पैक्ट हो। मगर आपके शहरों का साइज़ आज क्या हो गया। दिल्ली का लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, जब हमें कहा गया था कि 17 मिलियन लोग कुछ रहते हैं दिल्ली में। आज आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कितने लोग रहते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन के हिसाब से आज कोई 24 मिलियन होंगे, मगर मेरा और आपका कोई पता नहीं है कि 24 है कि 30 मिलियन है कि 32 मिलियन है, और उसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है उस स्केल की बात है, एक कमिटमेंट की बात है, और ठोस कदम उठाने की बात है। हम लोग ठोस कदम उठाने पर अभी भी हिचकते हैं। क्यों? क्योंकि आप नाराज़ हो जाएंगे, अरे ये नाराज़ हो जाएंगे, कोई और नाराज़ होंगे तो आपको खुश भी करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। मगर ये नहीं होना चाहिए, गवर्नेंस का तरीका ये नहीं होना चाहिए कि अरे पता नहीं कौन नाराज़ हो जाए, कुछ करो मत, क्योंकि हमें तो शहर चलाना है, लोगों को साथ लेके चलना है। अब मैंने कुछ किया तो कोई और सबके अंदर तो इंटरेस्ट है, सबके अंदर तो वेस्टेड इंटरेस्ट है। पर आप काम कर रहे हैं तो बात होनी तो शुरू हुई है पर्यावरण पे, एक तबका बात तो करना लगा है। नहीं, सब तबके बात करने लगे हैं। मैं समझती हूँ इस देश में एक चीज़ है, हम लोग अमीर होते हैं तो हम समझते हैं, बड़ा हमें घमंड होता है कि हम हैं जो पर्यावरणवादी हैं, हम जानते हैं। आप किसी किसान से जाके पूछिए, वो बताएगा आपको कि धरती की क्या ताकत होती है, ज़मीन की क्या ज़रूरत होती है, किस तरीके से उसको बचा के रखना पड़ता है अपना पानी, किस तरह से नस्लों को बचा के रखना पड़ता है जिससे उसकी पैदावार बढ़े। वो बायोडाइवर्सिटी भी जानता है, वो जलवायु परिवर्तन भी जानता है, वो पर्यावरण को बचाने की जो ज़रूरत है उसको भी जानता है, ठीक है। मुझे लगता है पर्यावरण की चिंता इसी चीज़ के अंदर मुझे एक उम्मीद दिखती है कि पर्यावरण की चिंता ऊपर से थोपी हुई चिंता नहीं है, ये हमारी चिंता है, अंदर से चिंता है, हमारे स्वास्थ्य की चिंता है, बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता है, पानी की कमी की चिंता है, वो हमारी चिंता है। इसीलिए पर्यावरण के मुद्दे पर भारत के अंदर मुझे उम्मीद है कि हम कदम उठाएंगे, क्योंकि ये बाहर वालों की का सवाल नहीं है, ये हमारा सवाल है। कुछ साल पहले एक लड़की को सुना था, ग्रेटा थनबर्ग, हाउ डेयर यू। हाँ, इस तरह की आवाज़ यहाँ चिंतित नहीं करती नेताओं को? देखिए, मुझे लगता है हमारे नेता, देखिए मुझे अपने नेता बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बता दूं, हमारे नेता ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, ठीक है। जी बिल्कुल। वो ऐसे लोग होते हैं, वो जानते हैं, हाँ ठीक है, उनकी मजबूरी होती है, जी बिल्कुल। वो भी एक समाज के दायरे में रहते हैं और उनकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। मगर नेता को ज़रूरत, मैं कभी नेता नहीं बन सकती, क्योंकि जो मेहनत चाहिए होती है, जो समझ चाहिए होती है अपने लोगों की, या जो डिप्लोमेसी चाहिए होती है वो नहीं है, जो भी वो जानते हैं। मगर मुझे जो आपने ग्रेटा थनबर्ग की बात करी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ग्रेटा ने अपने लोगों को कहा हाउ डेयर यू, ठीक है। मगर वो ही यंग लोग आज वो ही पार्टी को वोट दे रहे हैं जो जलवायु परिवर्तन के विरोध में खड़े हैं। तो यूरोप के अंदर भी सोच के रखिए कि जहां अमीर की नौकरी के ऊपर सवाल उठ जाता है, जहां उनके रहन सहन के ऊपर सवाल उठ जाता है, तो वहां के लोग भी ग्रेटा के साथ कुछ खड़े हैं, मगर ज़्यादा जो यंग हैं वो पर्यावरण विरोधी, सुविधाभोगी मामले में ज़्यादा है। बिल्कुल। जी बिल्कुल। यूरोप का आप बता रहे हैं, यूएस का क्या लगता है, कनाडा क्यों लेना चाह रहे हैं, या ग्रीनलैंड की ओर क्यों नज़र जा रही है? वहाँ भी ड्रिल बेबी ड्रिल चलेगा? बिल्कुल, हमें बिल्कुल स्पष्ट है। तो ट्रम्प का तो सवाल, उसने देखिए यूक्रेन पे क्या किया,
जी। उसने यूक्रेन से कहा, यूक्रेन यू टर्न और यूक्रेन एक जैसा लगता है। बिल्कुल, बट यूक्रेन पर क्या उसका बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें मैं आपको कहूँगी ट्रम्प को आप कोसिए मत, आप जानते हैं वो आदमी कहाँ खड़ा है। जी। इराक वॉर हुई, इराक का जब युद्ध हुआ तो आप और मैं जानते थे कि वो ईंधन की लड़ाई थी, बिल्कुल। ठीक है, मगर ऊपर से तो किसी ने नहीं कहा। उनने तो कहा सदाम हुसैन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, क्या क्या उनने चीज़ें कह के उस देश को तबाह कर दिया, जी। ठीक है। मगर ट्रम्प बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि मुझे यूक्रेन से क्या लेना देना, मगर मैंने आपको पैसा जो दिया था मुझे वापस चाहिए। और मुझे क्यों वापस, कैसे वापस करेंगे कि आपके पास जो मिनरल है, आपके पास वो जो पदार्थ हैं जिससे मैं सोलर बैटरी वो बनाऊंगा, मुझे वो चाहिए, ठीक है। तो आज जो लड़ाई है वो एक नई मटेरियल के ऊपर लड़ाई है, वो रेयर मिनरल्स के ऊपर लड़ाई है। और वो लड़ाई उतनी बड़ी है जितनी पुरानी ईंधन की लड़ाई थी। ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? क्योंकि वहाँ पर रेयर मिनरल्स हैं। तो एक दो बड़े देश, एक तरफ चाइना जिसने कंट्रोल किया हुआ है, और दूसरी तरफ आज यूएस जो कह रहा है मुझे अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना है, और मैं किसी हालत में उस कंट्रोल को फिर से लेने को तैयार हूँ। तो यही आप देख रहे हैं, आपके आँखों के सामने, हम सब के आंखों के सामने वो जंग चल रही है। कुछ लोग बताते भी हैं कि 90 साल पहले ऐसे ही हालात थे, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। ये मुझे नहीं पता, मगर मैं आपको ये कह सकती हूँ जो मैं आज देख रही हूँ, मुझे बहुत चिंता होती है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन का जहाँ सवाल है वो बहुत एक ऐसा सवाल है जिसको आप नकार नहीं सकते, ट्रम्प भी नहीं नकार सकते, वो होगा। और जहाँ नेचर का सवाल होता है, प्रकृति का सवाल होता है, वो आपको आवाज़ दे रही है, सुना रही है, चिल्ला रही है आपके ऊपर, मगर आप सुनने को तैयार नहीं है। और प्रकृति का जो प्रकोप होता है वो आप ये सोच लीजिए, जब उसको गुस्सा आता है तो उस गुस्से में आप नहीं कहीं बच सकते। जी बिल्कुल। सुनीता जी, और कोई बात आप कहना चाहें मुझे? बिल्कुल, आपकी भावनाएं मैं समझ सकता हूँ। जी। नहीं। जी। बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा जी, बहुत। थैंक यू। तो ये पद्मश्री सुनीता नारायण जी हैं, पर्यावरण पे, बायोडाइवर्सिटी पे, एग्रीकल्चर पे, तमाम मुद्दों पे, चूँकि पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक जीव को प्रभावित करता है, भले वो वनस्पति हैं, मनुष्य हैं, या वो किसी अन्य रूप में हैं। और ये लोग इस पे बड़ा महनीय कार्य कर रहे हैं, तो हम इनको सलाम करते हैं और आपसे अपील करते हैं कि कमेंट करके बताएं कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। धन्यवाद।